हेलो एवरीवन, हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है UIS के तहत दिल्ली प्रयागराज में मॉडल टेस्ट पेपर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, कुछ अपलोड हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा एक आंसर शीट के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में जो है आपका मार्केट में अवेलेबल रहेगी, जिसके साथ QR कोड भी जो है मेंशन रहेगा। तो QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको जो है ये जो आंसर डिस्कशन वीडियो है वो आपको वहाँ पे लाइव दिखाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा भूगोल में द्वैतवाद। भूगोल में द्वैतवाद, ये हमारा द्वैतवाद है। भूगोल में द्वैतवाद एवं द्विविभाजन विषय विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम था, जो एक दूसरे का विरोधी न होकर एक दूसरे का पूरक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, तब जाकर के इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट के सेक्शन बी का फर्स्ट टॉपिक है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्श। उस वहाँ पे एक टॉपिक मेंशन होगा ड्यूअलिज्म एंड डायकोटॉमी, द्वैतवाद एवं द्विविभाजन करके टॉपिक जो मेंशन है उस टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, शॉर्ट नोट्स कई बार पूछा है द्वैतवाद के बारे में। इन फ्यूचर क्वेश्चन यदि बनता है, एक अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, तो ड्यूअलिज्म एंड डायकोटोमी इन ज्योग्राफी वाज ओनली द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट विच वाज नॉट कॉन्ट्रेरी टू इच अदर, इट वाज कॉन्ट्रेरी, इधर इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका इधर होगा, इधर इट वाज द कॉम्प्लीमेंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, राइट। तो क्वेश्चन आपको समझना क्या है कि जो भूगोल में द्वैतवाद है और उस द्वैतवाद के कारण से द्विविभाजन जो भूगोल विषय में देखा जाता है, यह जो है यदि यहाँ पे हम कॉमा लगा दे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। विषय विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। द्वैतवाद एवं द्विविभाजन, ड्यूअलिज्म एंड डायकोटॉमी विषय विकास प्रक्रिया का ही परिणाम था, जो एक दूसरे का विरोधी न होकर एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन ब्रेक करें तो 3 पार्ट्स इसके बनेंगे। पहला तो द्वैतवाद और द्विविभाजन क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूअलिज्म एंड डायकोटॉमी, ये पहले आपको बताना पड़ेगा इन ज्योग्राफी। उसके बाद सेकंड पार्ट ये कहता है कि ये जो द्वैतवाद और द्विविभाजन है विषय विकास प्रक्रिया का ही परिणाम था, फिर कॉमा लगा दिया यहाँ पे जो है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया कि यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ इट वाज द जस्ट डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, उसका एक प्रोसेस था कि किसी भी विषय का जब विकास होता है तो उस विषय विकास के दौरान ही या उस विषय विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम था द्वैतवाद और द्विविभाजन। आई बात समझ में? तो सेकंड पार्ट को भी ध्यान से समझना है, उसका आंसर एक अलग पैराग्राफ में होना चाहिए आपके पास। और थर्ड पार्ट फिर कहता है कि जो द्वैतवाद और द्विविभाजन भूगोल में प्रचलित था वह एक दूसरे का विरोधी ना होगा, दे आर नॉट अ कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है पूरक रहे हैं। ये थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का ये है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तभी आप अच्छे से लिख सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ड्यूअलिज्म एवं डायकोटॉमी का। अदरवाइज अब इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कॉमन सेंस यहाँ पे नहीं लगेगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट बेस पर है, पूरी तरह से ज्योग्राफी का थॉट्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 20 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आप आराम से इसमें भी 12+15 तक जा सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से आपने अच्छे से कंसाइज करके लिख दिया, तो आपको मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी साइंटिफिक अप्रोच है, इसमें कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं है। जो पूछा है उसका सीधा सीधा साइंटिफिक आंसर है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग आते हैं इसका
आंसर कैसे लिखना है, राइट। तो उसको हम लोग कम शब्दों में कैसे समेट सकते हैं। फिर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने फिर से कहा मैक्सिमम 300 वर्ड्स आप जा सकते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट्स का आपका इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आते हम लोग जो सबसे पहले समझते हैं कि द्वैतवाद क्या होता है, ड्यूअलिज्म क्या होता है, और फिर उसके कारण से द्विभाजन का मतलब क्या है, दोनों एक साथ है। तो द्वैतवाद कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो तो वाद, जब भी कहीं पर वाद लिखा हो तो ये विचारधारा को व्यक्त करता है। हिंदी में यदि वाद लिखा है तो एक विचारधारा को व्यक्त करता है, मार्क्सवाद, साम्यवाद, बहुत सारे वादीवाद है। तो यहाँ पे द्वैतवाद भी एक क्या है, विचारधारा है, जिसमें किसी विषय को दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है। द्वैत का मतलब दो हो गया, वाद मतलब विचारधारा, दो विचारधारा है। किसी पर्टिकुलर विषय विशेष को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी घटना को लेकर के जब दो अलग अलग विचारधाराएं प्रचलित हो तो उसको हम लोग द्वैतवाद कहते हैं। द्वैतवाद का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या हो गया आपका, जो है किसी भी घटना को, किसी भी, यहाँ पे हम चूँकि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में अलग से डिफाइन करेंगे। लेकिन यदि हम सिर्फ द्वैतवाद यदि वर्ड को देखा जाए तो द्वैतवाद का मतलब क्या हुआ कि किसी भी घटना को या किसी भी विषय को या किसी भी आपकी जो है वस्तु को दो अलग अलग विचारधाराओं से देखा जाए तो वह दो अलग अलग विचारधाराएं क्या कहलाएंगी, द्वैतवाद कहलाएंगी। दो अलग अलग दृष्टिकोण क्या कहलाएंगे, आपके जो है द्वैतवाद कहलाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, विषय में आते हैं हम लोग, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो आपके जो है किसी भी विषय का जो अध्ययन है वह, उसका विषय वस्तु क्या हो, वह एक दिन में विकसित नहीं होता है, समय के साथ धीरे धीरे उसका विकास होते जाता है। तो ज्योग्राफिक सब्जेक्ट का भी विकास समय के साथ हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ता थे वे भूगोल विषय में किन बातों का अध्ययन किया जाए इस संदर्भ में उनके बीच में हमेशा मतभेद रहता था, उनके बीच में वाद विवाद चलते रहता था। कोई कहता था कि भूगोल विषय में मुख्य रूप से प्राकृतिक तत्वों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, भौतिक तत्वों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे हम्बोल्ट, कांट जैसे भूगोलवेत्ता जो है। कुछ भूगोलवेत्ता ऐसे आए जो कहते थे कि आपका जो भूगोल विषय में मानव के बिना किसी भी विषय का कोई महत्व नहीं है, तो मानवीय पहलुओं को, मानवीय घटनाओं को, मानव निर्मित चीज़ों को क्या किया जाना चाहिए, भूगोल विषय का विषय वस्तु होना चाहिए। तो इसे हम लोग भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर द्वैतवाद का मतलब हो गया कि द्वैतवाद का मतलब किसी भी विषय को दो दृष्टिकोणों से देखना, ये तो हो गया द्वैतवाद। और द्विभाजन का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं उन अलग अलग दृष्टिकोणों को ही दो अलग अलग विषय की क्या मान लेना, शाखाएं मान लेना, ब्रांच मान लेना। तो इस कारण से उस विषय के दो अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं या दिखाई देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विभाजन कहते हैं, डाइकोटॉमी कहते हैं। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि कुछ भूगोलवेत्ता भौतिक प्राकृतिक चीज़ों के अध्ययन पे जोर दे रहे थे, कुछ मानव निर्मित पहलुओं पर जोर दे रहे थे, मानव को फोकस में रख करके ज्योग्राफी के अध्ययन करने पे जोर दे रहे थे। तो एक बन गया भौतिक भूगोल, दूसरा बन गया मानव भूगोल। तो ये दो भूगोल विषय की दो शाखाएं बन गई और दोनों को यहाँ पे क्या मान लिया जाए, अलग अलग भूगोल की एक अलग अलग विषय हो गए, तो यह क्या कहलाएगा, द्विभाजन कहलाता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से भूगोल में जो है सभी विषयों में, जितने भी सामाजिक विज्ञान थे, समय समय पे द्वैतवाद प्रचलित रहे। उसी प्रकार भूगोल विषय में भी जो है द्वैतवाद आपके जो है देखा जाता है। स्टार्टिंग माना जाता है वारेनियस से। द्वैतवाद का स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है, आपका जो है वारेनियस, जो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। तो यहाँ से आपका जो है द्वैतवाद का प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने जो है भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया, या भूगोल को जो है दो
भागों में वर्गीकृत किया और उन्हीं वर्गीकरण को हम लोग दो अलग अलग शाखाओं के रूप में देखना स्टार्ट करते हैं। बाद में कई द्वैतवाद प्रचलित रहे, उसमें आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर द्वैतवाद की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से माना जाता है आपका, जैसे मैंने द्वैतवाद का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि द्वैतवाद का अर्थ विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोणों से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर दो स्वतंत्र शाखाओं के रूप में विभाजित करना है। आई बात समझ में? तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि द्वैतवाद का अर्थ विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोणों से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं अथवा उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर दो स्वतंत्र शाखाओं के रूप में विभाजित करना है। आई बात समझ में? भूगोल में द्वैतवाद 17वीं शताब्दी में आपका जो है वार्नियस के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। उन्होंने भूगोल विषय को दो भागों में विभाजित किया। पहला क्रमबद्ध या जिसको उसने सामान्य भूगोल कहा, सीक्वेंशियल और जनरल ज्योग्राफी, स्पेसिफिक और रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक या विशिष्ट भूगोल। तो यहाँ से जो है आपका इस वार्नियस से आपके जो है भूगोल की दो शाखाएं मानी जाती है, एक क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा विशिष्ट भूगोल। क्रमबद्ध में जिसको सामान्य भूगोल कहते हैं और विशिष्ट का मतलब प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध का मतलब होता है, उन्होंने कहा कि किसी भी एक तत्व को लेकर के जब पूरे विश्व को एक मान करके हम लोग अध्ययन करते हैं, मान लिया हम पूरे मृदा सॉइल की बात करते हैं, इस पूरे सॉइल को जो है पूरे विश्व के संदर्भ में एक साथ अध्ययन करेंगे, विश्व की पूरी मृदाओं का एक साथ अध्ययन करेंगे, तो यह क्या कहलाएगा आपका जो क्रमबद्ध भूगोल कहलाएगा। उसी प्रकार वनस्पति ले लेंगे, कोई भी चीज़ ले सकते हो, पर्वत ले लिए, पूरे विश्व के पर्वतों का एक साथ अध्ययन करने लग गए। तो अलग अलग तत्वों का अध्ययन पूरे विश्व को एक इकाई मानकर जब किया जाता है क्रमिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से, तो उसको हम लोग क्रमबद्ध भूगोल या सामान्य भूगोल कह सकते हैं। इसमें सामान्य रूप से जो है पूरे पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के अध्ययन पे क्या कहता है, जोर दिया गया है, तो उसे हम लोग सामान्य कहेंगे। विशिष्ट का या प्रादेशिक का मतलब क्या होता है, पूरे विश्व को एक इकाई न मान करके पूरे विश्व को हम लोग जो है कई अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड कर देते हैं, समानता के आधार पर या अन्य कोई भी आधार लेकर के जो है हमने पूरे विश्व को कई प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, ABCDEF व्हाटएवर जो भी रीजन्स हो गए आपके जो है। अब इन अलग अलग प्रदेशों में जब सॉइल का अध्ययन करना है तो हम लोग A प्रदेश की सॉइल का अलग से अध्ययन करेंगे, B प्रदेश की सॉइल का अलग से अध्ययन करेंगे, C का अलग से करेंगे, उसी प्रकार वनस्पति का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो ये कहलाता है विशिष्ट भूगोल, स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो है सॉइल का अलग अलग रीजन्स के अध्ययन कर रहे हैं, मतलब प्रदेशों में डिवाइड कर, इसलिए इसको प्रादेशिक भूगोल कहा गया। तो ये दो अलग अलग संदर्भ में सबसे पहले वार्नियस ने जो है पूरे भूगोल को दो भागों में वर्गीकृत किया था। तो यही से द्वैतवाद की शुरुआत मानी जाती है। बाद में फिर मैंने कहा जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति को महत्व देते हुए प्रकृति को सर्वेसर्वा बताया, मानव को एक निष्क्रिय प्राणी बताया और निश्चयवाद, मानव पर्यावरण के संदर्भ में निश्चयवाद की धारणा को जन्म दिया। तो इस तरीके से जर्मन विद्वानों ने निश्चयवाद की अवधारणा को जन्म दिया। वही संभववाद फ्रांस में उत्पन्न हुआ। फ्रांस में निश्चयवाद की आलोचना की गई और ये कहा गया कि प्रकृति कुछ भी नहीं है, प्रकृति केवल संभावनाएं उपस्थित करती है, मानव जो है उन संभावनाओं में से अपने अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए क्या है आपका जो है स्वतंत्र है और अपने अकॉर्डिंग जो है पूरे प्रकृति का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, दोहन कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं संभववाद। तो यहाँ पे मानव को ज़्यादा महत्व दिया गया और जर्मन विद्वानों ने प्रकृति को ज़्यादा सर्वेसर्वा डोमिनेंट बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे निश्चयवाद बनाम संभववाद, द्वैतवाद की उत्पत्ति भी मानव पर्यावरण संबंधों को लेकर के। फिर उसी प्रकार भूगोल की विषय वस्तु के संदर्भ में देखा जाए तो कुछ लोगों ने भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन पे जोर दिया, कुछ लोगों ने मानव भूगोल। तो इस तरीके से भौतिक बनाम मानव की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से कुछ कई सारे द्वैतवाद जो है भूगोल में प्रचलित रहे हैं। ये तो हो गया द्वैतवाद और द्विविभाजन क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो द्वैतवाद और द्विविभाजन है ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब किसी भी सब्जेक्ट का समय के साथ विकास होता है तो अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं, अलग अलग कोई भी चीज़ विकसित होती है,
कोई भी चीज़, चाहे घर में भी यदि हम देखें तो किसी भी चीज़ के बारे में कई सारे अलग अलग विचार मिल सकते हैं। घर में 10 लोग हैं तो 10 विचार मिल सकते हैं, या कुछ लोग किसी चीज़ को फेवर करें, किसी लोग कुछ लोग को फेवर करते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट का जब विकास होता है तो डेफिनेटली अलग अलग कई सारे विचारधाराएं मिलेंगी, और इस आधार पे देखा जाए तो भूगोल विषय में भी जो द्वैतवाद था वह आपका जो है कोई जानबूझ करके नहीं लाया गया था, यह विषय विशेष की विकास की प्रक्रिया का ही क्या था, परिणाम था। कि समय के साथ जैसे जैसे भूगोल विषय का विकास होता गया, नए नए भूगोलवेत्ता आते गए, और वे जो है भूगोल विषय की विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण देते गए। इन्हीं दृष्टिकोणों के तहत दो अलग अलग दृष्टिकोण किसी विषय वस्तु को लेकर के, भूगोल को लेकर के सामने आते गए, जिसे ही हम लोग दो अलग अलग स्वतंत्र शाखाओं के रूप में, द्विभाजन के रूप में देखते हैं। तो एक स्वाभाविक परिणाम था भूगोल विषय के विकास का। तो सेकंड पार्ट जो हमने लिखा था उसके लिए एक पैराग्राफ इस तरीके से आपको क्या करना है, समेटना है कि द्वैतवाद जो है कोई जानबूझ करके भूगोल में नहीं लाया गया था, यह किसी भी विषय या भूगोल विषय के विकास की प्रक्रिया का ही क्या था, परिणाम था। क्योंकि जब भूगोल विषय का विकास समय के साथ होते गया तो नई नई विचारधाराएं आती गई, नए नए भूगोलवेत्ता अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग भूगोल की विषय वस्तु क्या होना चाहिए इस पर अपनी राय देते गए, विचार देते गए। उनके अध्ययन का क्षेत्र जो है उसी के अकॉर्डिंग क्या होते गया, निर्धारित होते गया। और इस तरह से भूगोल विषय में भी कुछ लोगों ने भौतिक प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन पे जोर दिया, तो कुछ लोगों ने आपका मानव के केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन पे जोर दिया। उसी प्रकार कुछ लोग ऐतिहासिक भूगोल, भूगर्भिक घटनाओं का अध्ययन करने पे ज़्यादा फोकस करते थे। कुछ लोग कहते थे कि इस भूगर्भिक ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से क्या होगा, इसका भविष्य भी क्या होगा, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वर्तमान में क्या घटनाएं हो रही उसका भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसको समकालीन भूगोल कहा गया, उसको ऐतिहासिक भूगोल कहा गया। तो इस तरीके से एक विषय विशेष के विकास प्रक्रिया का ही क्या था, परिणाम था, न कि भूगोल विषय में जानबूझ करके लाया गया था। आई बात समझ में? तो सेकंड पार्ट का आंसर भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। थर्ड पार्ट था एक दूसरे का विरोधी न हो करके एक दूसरे का पूरक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है कि एक दूसरे का विरोधी न हो करके एक दूसरे का पूरक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया जो आपको समझाया था। वारेनियस का मत था कि सामान्य भूगोल सामान्य नियम, सामान्य सिद्धांतों तथा जनांकीय संकल्पनाओं, ठीक है, जनिक संकल्पनाओं से संबंधित है, जिसे भूगोल के आरंभिक काल में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सर्वोत्तम माना गया। सामान्य भूगोल विश्व को एक इकाई मान करके जो है क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके विपरीत विशिष्ट भूगोल क्या करता है, विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन करता है। तो ये मैंने आपको बताया। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम, जैसे मैंने कहा डेविस, पेंग, ये सब ऐसे विद्वान थे 19वीं शताब्दी में जो मुख्य रूप से जो है खास करके इसमें डेविस का, पेंग का, ऑस्कर पेसेल का नाम आएगा। ऑस्कर पेसेल, डेविस, पेंग, ठीक है। आपका क्या है, जैसे भूगोलवेत्ता थे जो भौतिक भूगोल को क्या करते थे, ज़्यादा महत्व देते थे, भौतिक भूगोल के अध्ययन पे फोकस कर। दूसरे वर्ग में रेडजेल थे, कुमारी सैम्पुल थे, हैकल थे। यहाँ पे जो है आपके क्या थे, हैकल थे, जो ये आपके हैकल थे, बकल थे, डिमोलिन्स थे। कुछ नाम भी याद रखना है, बिना इनके एक दो नाम नहीं दिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा का मतलब है कि थोड़ा सा जो है जोग्राफिकल टच नहीं मिलेगा। एक दो जोग्राफर्स के नाम अच्छे से याद होना चाहिए, तभी लगेगा कि आपने थिंकर वाले जोग्राफी के पार्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। तो कुछ नाम से ये सब किसको फोकस करते थे, आपके मानव भूगोल को। यहाँ पे मैंने बताया रेडजेल का नाम महत्वपूर्ण आता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक्स लिखी थी उन्होंने, ब्रैकेट में डाल सकते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक। कुमारी सैम्पुल का नाम आता है। इन्होंने क्या कहा था आपका जो है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। इन्होंने क्या कहा था, मानव पृथ्वी तल की उपज है। इसी को लेकर के क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ों को जो पढ़ा हुआ है इधर उधर, उसको ही यहाँ पे यूज करना है, ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए कि आपने अच्छे से उस टॉपिक को क्या किया हुआ है, गहनता से अध्ययन किया हुआ है। ये आपको देख करके सामने वाला समझ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कौन सा द्वैतवाद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो है कुछ लोग भौतिक भूगोल पे फोकस कर रहे हैं और कुछ लोग जो है आपका मानव भूगोल पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग फिर से द्वैतवाद या दो शाखाओं के रूप में इसको मान करके चला गया। तो ये मानव भूगोल वर्सेस
भौतिक भूगोल जैसी संकल्पना या जैसे द्वैतवाद उत्पन्न हुए। तो इस तरीके से भूगोल में द्वैतवाद वास्तविक नहीं, जैसे आप ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है कि भूगोल में जो द्वैतवाद है वास्तविक नहीं है, वह भूगोल के प्राकृतिक तथा सामाजिक, भूगोल के प्राकृतिक तथा सामाजिक वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्योंकि भूगोल प्राकृतिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों के अलग अलग क्षेत्र नहीं है, बल्कि दोनों के क्षेत्र आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। इसका मतलब ये है कि भूगोल में हम बिना समाज या बिना मानव के भूगोल विषय के अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। किसी भी विषय का महत्व, किसी भी विषय को जो स्टडी की जाती है वो डेफिनेटली मानव के हित के लिए, मानव के लिए कहाँ पे क्या उपयोगी हो सकता है, चाहे वह सोशल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी विषय ले लीजिए आप, उसका कोई ना कोई मानव के लिए क्या होता है, महत्व होता है। तो दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते कि प्राकृतिक तत्व अलग है, सामाजिक तत्व अलग है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे विरोधी न होकर के क्या हो चुके हैं, आपके जो है दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताऊंगा अभी। तो इस तरीके से देखा जाए तो भूगोल में द्वैतवाद अब इतिहास का विषय बन चुका है, मतलब जब था तब था, अब वर्तमान में द्वैतवाद जैसी कोई चीज़ें नहीं देखी जाती है। कौन कौन से द्वैतवाद प्रचलित रहे हैं? आपका भौतिक बनाम मानव, क्रमबद्ध बनाम सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक, ऐतिहासिक बनाम समकालीन, निश्चयवादी बनाम संभववादी, ये सभी भूगोल में जो है आपके क्या रहे, इस तरीके से द्वैतवाद प्रचलित रहे। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है कि ये जो द्वैतवाद प्रचलित रहे हैं भूगोल में, वो आपका जो है एक दूसरे का विरोधी ना होकर के एक दूसरे का क्या है, पूरक रहे। पूरक का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पूरक का मतलब ये होता है कि नहीं? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो ये जो द्वैतवाद है एक दूसरे का विरोधी नहीं है। कैसे नहीं है? अब आप सोचिए कि कुछ भूगोलवेत्ता भौतिक प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन पे जोर दे रहे थे, तो बिना मानव के किन्हीं भी प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन, बिना मानव के उपयोग के लिए, बिना मानव के हित को ध्यान में रखते हुए सिर्फ प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना उद्देश्य उसका क्या होगा? कुछ भी उद्देश्य नहीं हो सकता है। हम ऐसे नहीं कि पर्वत पठार मैदान यूं ही बस, वो तो हम लोग घूमते हैं, हमारे लिए है, लेकिन जोग्राफर्स लोग यदि अध्ययन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि इन प्राकृतिक तत्वों का जो अध्ययन किया जा रहा है उसका मानव के लिए कहाँ पर यूज होगा। जैसे हमें पता है कि सड़कें बनानी है, रेल बनानी है, कहीं पर बांध बनाने हैं, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ के प्राकृतिक, भूगर्भिक, भौगोलिक, भूआकृतिक, जलवायविक, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक भूकंप ग्रस्त क्षेत्र तो नहीं है, ज्वालामुखी ग्रस्त क्षेत्र तो नहीं, इन सब के बारे में पहले क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो बिना मानव के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन क्या है, आपका जो है अधूरा है। समझ रहे हो यहाँ पे कि बिना मानव के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन अधूरा है, और बिना भौतिक तत्वों के बिना मानव भूगोल का अस्तित्व संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी मानवीय घटना, मानव के निर्माण कार्य, मानव का आर्थिक विकास, हमें कृषि करना है, तो सबसे पहले कृषि करने के लिए क्या जरूरी है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगी आपको? इन प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन से ही मिलेगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते, एक दूसरे के पूरक है। आई बात समझ में? तो सेकंड पार्ट को एग्जाम्पल दे करके समझाना है कि एक दूसरे के विरोधी कैसे नहीं है, एक दूसरे के पूरक कैसे है। इसकी बात करें क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक, तो दोनों का अपना महत्व है। जब हमें पूरे विश्व की सॉइल के बारे में एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्रमबद्ध भूगोल का सहारा लेंगे। लेकिन यदि हमें किसी पूरे विश्व की मृदा का गहनता अध्ययन करना है, आपका जो है गहनता अध्ययन करना है, आपका कंप्लीटली जो है बारीकी से अध्ययन करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली प्रादेशिक अध्ययन ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से दोनों फिर से यहाँ पे एक दूसरे के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के क्या है, आपके जो पूरक है।
सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक। सैद्धांतिक का मतलब है कि कुछ भूगोलवेत्ता इस बात पे फोकस कर रहे थे कि भूगोल में सिद्धांतों का निर्माण, मॉडलों का निर्माण कर दिया जाए, तो वो भी एक अच्छा पक्ष था। जब तक हमारे पास कुछ ऐसे सिद्धांत, मॉडल्स नहीं होंगे, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कुछ हमारे पास यूनिवर्सल मॉडल्स होने चाहिए, कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो लगभग अधिकांश क्षेत्रों में क्या होते, लागू हो। उसके बिना अध्ययन करने से कोई मतलब ही नहीं था। तो सैद्धांतिक भूगोल का अपना महत्व है, लेकिन उस सिद्धांत जो बनाएंगे फाइनली किसके काम आएगा, व्यवहारिक होना चाहिए। हमने सिद्धांत तो बना दिया, लेकिन उसका व्यवहार में कोई यूज ही नहीं है, मानव के लिए कोई यूज ही नहीं है। बस एक हाइपोथेटिकल सिद्धांत बना दिया जिसका कोई भी वर्तमान में मानव के संदर्भ में उपयोग नहीं है, तो वह सिद्धांत काम का है कि हमारे नहीं होगा। तो डेफिनेटली सिद्धांतिक बनाम व्यवहारिक दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है कि सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए, और ऐसे सिद्धांतों का निर्माण मॉडल पे फोकस करने की चाहिए जो पूरी तरह से क्या हो, व्यवहारिक हो, मानव के व्यवहार में काम आए। तो इस तरीके से व्यवहारिक भूगोल का भी अपना महत्व है। अप्लाइड ज्योग्राफी पार्ट भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और अप्लाइड ज्योग्राफी तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे पास सिद्धांतों का विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा ही कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल व्यवहार में तब आती है जब से पहले सिद्धांत के रूप में डेवलप होती है। जैसे पंखे की बात करें तो पंखा जब बनाया गया होगा तो मोटर का निर्माण हुआ। मोटर जब बनाएगी तो पहले सिद्धांत बना होगा कि भैया कैसे कैसे कहाँ पर कौन से तार जुड़ेंगे, कैसे घूमेगा, तब जा कर के घूमना स्टार्ट हुआ, तब जाके मोटर का निर्माण हुआ, तब जा कर के पंखों का निर्माण हुआ। तो पहले सिद्धांत बने, फिर उस सिद्धांत को अप्लाई किया गया, तब जा कर के फिर आपका मोटर बनी, और फिर उसके बाद जा कर के अदर अप्लायंसेस बने हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ सिद्धांत से स्टार्ट होती है, तभी व्यवहार में उसके बाद लागू होती है। हमने सिद्धांत बना दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन व्यवहार में उसका कोई महत्व नहीं है, तो सिद्धांत का अस्तित्व कुछ दिनों के बाद नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे के, तो एक दो एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देना है। ऐतिहासिक बनाम समकालीन, तो सिर्फ इतिहास का अध्ययन करते रहेंगे कि पिछले इतिहास में यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे ज्वालामुखी आई, यहाँ पे पर्वत का निर्माण हुआ, यहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ पे वो घटना हुई, तो उसका कोई महत्व रहेगा कि नहीं रहेगा। इन घटनाओं का यूज हम आज के संदर्भ में करते हैं कि इन क्षेत्रों में भूकंप की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कारण फाइंड आउट किया, तो भविष्य के लिए डेफिनेटली इन क्षेत्रों में भूकंप की संभावनाएं इस आधार पे देखी जा सकती है। तो वहाँ पे जो भी विकासात्मक, जो भी मानवीय कार्य है, इसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। वॉल्केनो रीजन्स है तो डेफिनेटली पहले से पता होंगे कि इन क्षेत्रों में वॉल्केनो की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ऐतिहासिक का भी अपना महत्व है, और बिना समकालीन के उसका यूज नहीं होता है, तो समकालीन भूगोल का भी अपना क्या है, महत्व है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। निश्चयवादी बनाम संभववादी मैंने बता ही दिया कि प्रकृति का नियंत्रण मानते हैं, और ये आपका जो है मानवीय को सर्वे सर्वा मानते हैं। तो आज की डेट में हम लोग नव निश्चयवाद लेके चलते हैं, न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है, न ही मानव सर्वे सर्वा है। दोनों के बीच में सामंजस्य ही जो है मानव के अस्तित्व के लिए, इस पूरे पृथ्वी के अस्तित्व के लिए क्या है, अनिवार्य है। जिसको हम लोग वर्तमान में सतत विकास का है, या नव निश्चयवादी कॉन्सेप्ट का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग वर्तमान में नव निश्चयवाद को फॉलो करते हैं। न तो निश्चयवाद, न ही आपका जो है नियो डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन फ्यूचर कभी भी आ सकता है। और डाइकोटॉमी या ड्यूअलिज्म में कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सेंस आपको समझा दिया, उसको लेकर के आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर हैंडल कर सकते हैं। कुछ जोग्राफर थिंकर्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, बस आपको उसमें याद ही करना है। कॉन्सेप्ट समझाना हमारा काम तो हमने कर दिया है। आई बात समझ में? तो ये एक पहला क्वेश्चन फोर्थ का एक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। थैंक यू।